वाई इंडिया कोलोनाइज्ड। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि इंडिया काफ़ी सालों तक यूरोपियन पावर्स के अंडर में गुलाम रहा। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ, इसकी शुरुआत किसने की, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में यूरोपियन कंपनीज के आने की शुरुआत पोर्टुगीज ने की थी। वास्को दी गामा ने केप ऑफ द गुड होप के जरिए भारत तक आने का समुद्री रास्ता खोजा था। उन्होंने अपना जहाज 1498 में कालीकट में उतारा, जिसे आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं। इनके दिए गए सी रूट से यूरोप की और भी कंट्रियाज भारत में आने लगी और अपनी कंपनी सेटअप करने लगी, जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन आज हम बात करेंगे पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि इन्होंने भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। इन्होंने 1500 में कालीकत में अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी, 1501 में कोचीन और इसके बाद गोवा में। हैरानी की बात यह है कि पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कुछ हिस्सों पर 1510 से लेकर 1961 तक राज किया, जो कि लगभग 450 साल का समय बनता है। इसके बाद आई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 31 दिसंबर 1600 में स्टैब्लिश हुई। उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से शाही चार्टर ले लिया, जिसके तहत उन्हें साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करने की मोनोपोली मिल गई। फिर विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत पर 1608 में अपना जहाज उतारा। उनका यहाँ आने का मेन पर्पस भारत के रेशम, कपास और मसाले खरीदना था। वे भारत से सस्ते दामों में सामान खरीदकर यूरोपियन मार्केट्स में महंगे दामों में बेचते। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1600 में। उसके 2 साल बाद यानी 1602 में स्टैब्लिश हुई डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में सबसे पहले 1605 में मसूलीपट्टनम आए थे। इसके बाद सूरत, कोचीन और नागापट्टनम जैसी जगहों में उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। इंग्लिश, पोर्टुगीज और डच के बाद आई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में किंग लुइस 14 के अंडर में खोली। उसके बाद 1674 में पौंडीचेरी उनका मेन ट्रेडिंग सेंटर बन गया। दोस्तों, ये सभी कंपनियां आई तो थी भारत में ट्रेड करने, लेकिन कुछ समय बाद ये भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने लगी। इनमें से सबसे बड़ा अंपायर खड़ा किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इस वीडियो में हम मेनली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास अभी कुछ ज़्यादा जगहों पर ट्रेडिंग करने के राइट्स नहीं थे, तो उन्होंने उस समय के सबसे बड़े एम्पायर, मुगल एम्पायर के एम्परर जहांगीर से मिलने का सोचा। तो उस समय के इंग्लिश डिप्लोमेट थॉमस रॉय ने 1615 में जहांगीर के पास ट्रेडिंग राइट्स की मांग की और जहांगीर ने इस बात की मंजूरी दे दी। दोस्तों, इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी जल्दी अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर गुरूर पैदा हो चुका था। वे मुगल्स को कम टैक्स देने लगे, लेकिन उस समय पर जहांगीर की डेथ हो चुकी थी और उसका बेटा औरंगजेब नया बादशाह बन चुका था। दोस्तों, औरंगजेब को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो फिर हुई एंग्लो मुगल वॉर, जो कि मुगल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई। यह वॉर 4 साल तक चली, 1686 से 1690 तक, जो कि मुगल्स ने काफ़ी आसानी से जीत ली। दोस्तों, औरंगजेब ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पर उनके सबसे बड़े राइवल थे मराठास। तो औरंगजेब ने उन पर कुछ फाइन लगाकर उन्हें छोड़ दिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी काफ़ी सालों तक कुछ नहीं किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत पेशेंस था, तो उन्होंने सही मौके का फायदा उठाना सोचा और उनको यह मौका मिला 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। दोस्तों, 1707 के बाद मुगल एम्पायर को कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं मिल पाया, तो धीरे धीरे मुगल एम्पायर कोलैप्स कर गया और कई छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। दोस्तों, उस टाइम पर बंगाल के नवाब थे सिराज उद दौला। उन्होंने उनसे भी ट्रेडिंग करने के राइट्स मांगे, तो उन्होंने बड़ी आसानी से दे दिए। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही किया जो कि उन्होंने मुगल्स के साथ किया था। वे नवाब को कम टैक्स देने लगे। वे धीरे धीरे खुद की आर्मी बनाने लग गए, बिना सिराज उद दौला की परमिशन के। इस बात पर सिराज उद दौला को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट विलियम पर हमला करके उसको कैप्चर कर लिया। और दोस्तों, सिराज उद दौला ने वहाँ के 100 ब्रिटिश सोल्जर्स को गिरफ्तार कर लिया और उनको एक छोटे से डंजन में बंद कर दिया। वहाँ पर कई लोग भूख से मर गए और कुछ सफोकेट होकर। इसी इंसिडेंट को नाम दिया गया द ब्लैक होल ऑफ कोलकाता। दोस्तों, इस समय पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गुस्से से लाल हो चुकी थी। उन्होंने सिराज उद दौला को हराने की ठान ली
उन्होंने अपने सपने को पूरे करने के लिए उसके एक मंत्री मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर अपनी ओर कर लिया। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास से अपनी आर्मी भेजी ताकि वह सिराजुद्दौला से लड़ाई कर सके। फिर हुई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच की लड़ाई, जिसमें मीर जाफर ने अपने अंडर के सभी सोल्जर्स को इनएक्टिव कर दिया, जिससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी आसानी से जीत गई। फिर वादे के तहत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का पपेट नवाब बना दिया। दोस्तों, इसी लड़ाई का नाम दिया गया है बैटल ऑफ पलासी, जो कि 1757 में लड़ी गई थी। लेकिन मीर जाफर, जो कि बंगाल के पपेट नवाब थे, वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उन्होंने उसके सन इन लॉ यानी कि मीर कासिम को बंगाल का पपेट नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम एक इंडिपेंडेंट किस्म के आदमी थे, वे किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद को हटाकर मुंगुर कर दिया, ताकि वह कलकत्ता में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस से दूर हो सके। दोस्तों, फिर मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल किंग शाह आलम सेकंड के साथ अलायंस बना ली। इनकी आर्मी लगभग 40 से 60 हजार तक की हो गई थी, जबकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स की संख्या सिर्फ 7,000 की थी। लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे वे सभी वेल डिसिप्लिन्ड और वेल ट्रेंड थे। वे मॉडर्न वेपन से लैस थे, जिसकी बदौलत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बार भी जीत गई। दोस्तों, इसी वॉर का नाम दिया गया है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में लड़ी गई। दोस्तों, मैं आप सभी को याद दिला दूं तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जाकर अभी करें। दोस्तों, इस लड़ाई के दौरान मीर कासिम की डेथ हो चुकी थी और शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन अंपायर शुरू हुआ। उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत 1765 में दीवानी राइट्स गेन कर लिए। दोस्तों, दीवानी का मतलब है राइट टू कलेक्ट टैक्स। अब उनके पास लगभग पूरे बंगाल में टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल चुका था। उन्होंने मीर जाफर को वापस बंगाल का नवाब बना दिया। दोस्तों, दीवानी की मदद से उनके पास काफ़ी टैक्स आने लगा, जिससे उनके पास पैसे की तो कमी नहीं थी। उन्होंने अपना सारा पैसा बिजनेस एक्सपेंड करने में और खुद की आर्मी बनाने में लगाया। दोस्तों, आगे की कहानी में सुनाऊंगा आपको पार्ट 2 में, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें और पार्ट 2 का वेट करें। थैंक यू।